वंदे मातरम साथियों। आज मैं इनकम टैक्स से जुड़ी दो जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि क्या होते हैं और इसका जो भी सैलरी पर्सन है, जो भी नौकरीशुदा जो भी व्यक्ति है, उनका उससे क्या संबंध है या किस तरह से ये उपयोगी है। उसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक तो एएएस या वार्षिक सूचना विवरणी और दूसरा है 26 एएस यानी एनुअल असेसमेंट जो है, और उसके बाद में एनुअल इंफॉर्मेशन असेसमेंट जो इस नया जो टॉपिक आया, या दो चीज़ें जो है वार्षिक सूचना विवरणी एआईएस या फॉर्म 26 एएस, दोनों में क्या अंतर है या ये किससे संबंधित होते हैं, इसका बारे में पूरी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो जैसा कि थोड़ा सा इसकी एक तरह से इतिहास जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो पारदर्शिता बढ़ाने और कर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्यक्ष बोर्ड ने केंद्रीय जो कर प्रत्यक्ष बोर्ड है उसने 28 मई 2020 को अधिसूचना के माध्यम से ये 1961 की धारा 285 बीबी और आयकर अधिनियम 1982 की धारा 114(1) में परिवर्तन करके 1/6/2020 से फॉर्म एएस में संशोधन किया है। यानी फॉर्म एएस जो पहले भी था, अब उसमें कुछ संशोधन किया है, और नए एएस फॉर्म का अर्थ है वार्षिक सूचना विवरणी यानी एआईएस। यानी जो पहले एएस 26 एएस था वही अब एआईएस है, यानी वो थोड़ा इससे विस्तार में है। अब इसमें जो कि क्या करता है, किसी विशेष वर्ष के लिए करदाता की पूर्ण सूचना प्रोफाइल को बताता है, यानी किसी वित्तीय वर्ष में करदाता या कोई भी जो टैक्स पेयर है उसके बारे में पूरी जानकारी ये देता है। और वार्षिक सूचना विवरणी यानी एएस जो पूर्व के फॉर्म 26 एएस से थोड़ा विस्तृत है, अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें करदाता के टीडीएस और टीसीएस जो भी टैक्स टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्सेज और जो भी है, इसके अतिरिक्त जो अन्य वित्तीय व्यवहार है, यानी अन्य जगह कहीं लेन देन किया है या वित्तीय व्यवहार किया उससे संबंधित सूचना भी इसमें शामिल होगी। और नया फॉर्म 26 एएस करदाता के बारे में निम्न सूचनाएं प्रदान करेगा। अब ये इससे कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होगी, तो एक तो मोबाइल संख्या है, ईमेल आईडी है, जन्मतिथि, निगमन, आधार संख्या, पीसीएस और टीडीएस संबंधित जो भी जानकारी है वो अपने निर्दिष्ट वित्तीय व्यवहार या संबंधित सूचना, जो संपत्ति या शेयर मार्केट में अगर कहीं इन्वेस्ट किया है। तो मैं एक बार बता दूं कि इस वीडियो में आगे मैं आपको अपने ई जो पोर्टल है, इनकम टैक्स का जो ई पोर्टल है, उस पर जाकर के किस तरह से अपन 26 एएस और जीएएस डाउनलोड करेंगे वो पूरा मैं आपको करके बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पे। इसके अलावा जो एएस में और क्या सूचना होगी कि करों के भुगतान संबंधी सूचना होगी, मांग प्रतिदाय संबंधी सूचना होगी, लंबित कार्रवाई संबंधी सूचना भी होगी। इसके अलावा जो पूर्ण हो चुकी कार्रवाई उसके संबंध में सूचना होगी, और आयकर विभाग को किसी अन्य राष्ट्र से संधि या सूचना एक्सचेंज के अंतर्गत करदाता की विदेश स्थित आय है, यानी जो विदेशों में करके खाता है उसकी जो सूचना है वो भी इसमें शामिल होगी। इस तरह से ये काफ़ी विस्तार से। अब इसमें एक और है कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से ये 26 एएस फॉर्म देखा जा सकता है, यानी 26 एएस तो काफ़ी समय से ये है। अब फॉर्म 26 एएस पैन की वर्तमान परिस्थिति यानी सक्रिय या निष्क्रिय या अवलोकन ये भी दर्शाता है। 26 एएस को देख करके पता चल सकता है कि किसी पैन कार्ड की स्थिति वर्तमान में क्या है, पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में है या बंद है, क्या है, निष्क्रिय है। तो अब 26 एएस आप कैसे देख सकते हैं या जेएएस कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए दो तीन माध्यम हैं इसमें बताए गए हैं। तो पहला तो है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग GOV.in से, यानी जो इनकम टैक्स की जो साइट है ई फाइलिंग की, वहाँ पर तो मैं वहाँ से आपको 26 एएस और जीएएस आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। तो इसमें जो भी पंजीकृत यूजर है, यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब भी आप ITR भरते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर नेम के रूप में आपको बता दूं मैं, आपका जो पैन कार्ड है वही यूजर नेम होता है और पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है। तो 26 एएस के लिए आपको माई अकाउंट में जाकर के व्यू फॉर्म 26 एएस पर क्रेडिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में इसके निर्धारण वर्ष है, जन्मतिथि, निगमन, सत्यापन कोड आदि सूचना प्रविष्ट करके इसके देखा जा सकता है, और ये सुविधा है निःशुल्क उपलब्ध है। और इसके लिए जो साइट दी हुई है www.incometaxindia-efiling.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आपके किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग है, उसमें भी 26 एएस फॉर्म आप देख सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि जैसे कि ये सुविधा किसी भी प्राधिकृत बैंक में नेट बैंकिंग खाते वाले पैन धारक के लिए उपलब्ध है, यानी आपका बैंक खाता है, नेट बैंकिंग आपने ली हुई है और आपका जो बैंक खाता है वो पैन कार्ड से लिंक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसमें ये सुविधा निःशुल्क है। और किन किन बैंकों के लिए, तो जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा, ये कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, इंडियन बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है, क्रू राष्ट्रीय बैंक है, यानी लगभग जितने भी राष्ट्रीयकृत या जो बड़े बैंक है वो सारे, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, इस बैंक, ये सभी इसमें शामिल है। यानी इनका अगर आपने नेट बैंकिंग लिया है तो आप अपना 26 देख सकते हैं नेट बैंकिंग के ऑप्शन में जाकर के। अगर आप चाहें तो मैं वो भी वीडियो बना करके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनकम टैक्स की साइट से ही बताऊंगा।
और इस विकल्प के लिए अलग से कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी नेट बैंकिंग आपने की हुई है तो नेट बैंकिंग के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और उसका यह है कि केवाईसी किया हुआ होना चाहिए आपके, यानी बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारे अपडेट होना चाहिए। तीसरा जो तरीका है कि www.tdscpc.gov.in इस साइट पे जाकर के आपको पहले ट्रेसेज पोर्टल है उस पर जाना है, और उसके बाद पंजीकरण एज ए टैक्स पेयर करने के बाद में लॉगिन करके पासवर्ड लगा करके आपको व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फ्रॉम 26 निकालना है। तो ये है। फिर अनिवासी जो भी करता है उनके लिए भी ट्रेस की साइट पे है। इस तरह से ये है। अब एक टिप्पणी है, अधिक और बड़े अभिलेख के लिए उपयोगकर्ता को 26 को टेक्स्ट फाइल के रूप में डाउनलोड करने हेतु ट्रेसेस पर डाउनलोड करना होगा, यानी उसको फिर PDF में नहीं होगा, टेक्स्ट फाइल में होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े अभिलेख है, यानी बहुत ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन है तो ये तो जानकारी थी। अब जैसे कौन कौन से व्यवहार है, सम व्यवहार है, यानी जो इसमें 26 में शामिल होंगे, तो इसमें नकद भुगतान या जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट या अन्य कोई आदेश या अन्य बैंक पत्र, लेखा पत्र जो भी है उसकी वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक वो शामिल होंगे। नकद में बैंक लेखा पत्र की खरीद में 10 लाख से अधिक हो, इस तरह से। और चालू खाते में नकद 50 लाख से अधिक हो, या चालू खाते से इतर अन्य बैंक खातों में 10 लाख से अधिक हो, ये सारे है वो उसका इसमें आ जाएगा। शेयर मार्केट की जो खरीद है 10 लाख से ज़्यादा है, शेयर का बाई बैक है 10 लाख से ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज़्यादा अगर खरीदी है, या अचल संपत्ति की बिक्री 30 लाख से ज़्यादा आपने व्यवहार किया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो हो जाएगी। तो ये तो थी इसके बारे में जानकारी। अब जैसे कर क्रेडिट विवरण की उपयोगिता, यानी ये फर्म क्या काम आएगा, तो सभी शेयर पर संबंधित वित्त वर्ष के दौरान एक स्थान पर TDS TCS ये सभी वित्तीय संव्यवहार देखे जा सकते हैं, यानी इसमें सभी की जानकारी आ जाएगी। और करदाता द्वारा किए गए शून्य या कम कटौती का ब्यौरा प्रदान करता है, यानी टैक्स का भी इसमें डिटेल आ जाएगा। और इसके अलावा करदाता द्वारा भुगतान किए गए अन्य करों के दावों और आय की विवरणी दाखिल करने में, यानी जब आप ITR दाखिल करेंगे तब भी आपको ये मदद करेगा। और 26 से आपको टैली करना पड़ता है। जैसे आपके जो भी DDO या जो भी टैक्स डायरेक्टर है उसने आपको 16 नंबर फॉर्म जब देगा तो उसका मिलान आपको 26 से करना है। दोनों में जो इनकम और जो भी टैक्स कटौती है वो बराबर है या नहीं है, अगर किसी में कमी है तो कोई ना कोई एक आध गड़बड़ है तो उसको अपडेट करवाना अनिवार्य है, दोनों में मिलान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे गैर TDS भुगतान में CAN का सत्यापन है, आयकर विभाग द्वारा सृजित मांग करने के बारे में जानने उसके आवश्यक अनुपालन की करदाता की सहायता करता है। इस तरह से ये पूरा TDS फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी थी इसकी TDS फॉर्म से संबंधित। अब मान लो किसी को 26 नहीं शो हो रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि कटौतीकर्ता द्वारा संग्रहित कर सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया हो। एक तो ये हो सकता है कि कर जमा ही नहीं हुआ हो, या कटौतीकर्ता द्वारा TDS विवरणी दाखिल नहीं की गई हो, यानी टैक्स तो काट लिया लेकिन उसकी ई पोर्टल पे या जो इनकम टैक्स की साइट पे एंट्री नहीं की गई हो, या TDS जो विवरणी के साथ कर कटौती विवरण दाखिल नहीं किया गया हो, या कर कटौती गलत पैन नंबर के साथ दाखिल किया गया हो, यानी जो पैन नंबर आपका नहीं हो और किसी और पैन से अटैच हो, तो उसके खाते में वो टैक्स डिडक्टेड दिखाएगा, आपके खाते में नहीं दिखेगा। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है जिसके कारण आपका 26 अगर सही नहीं आ रहा है तो आप अपने जो भी डिडक्टर है, टैक्स डिडक्टर, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कटौतीकर्ता से संपर्क करके पहले तो ये सुनिश्चित करें कि आपका जो कटौतीकर्ता यानी टैक्स डिडक्टर है उसके पास आपका सही पैन नंबर हो, और जो भी टैक्स कटा हो वो आपके पैन अकाउंट से ही कटा हो या उसके जमा हो। और फिर करदाता है ये www.tds cpc.gov.in पे जाकर के एक लिंक है, उसमें व्यू TDS या TCS क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके जान सकते हैं कि आपके कितना जो भी है टैक्स जमा हुआ है, TDS जमा हुआ है। और अर्थ तिमाही यानी जो क्वार्टरली है वो अपडेट होने के बाद ये शो हो जाता है। और करदाता ट्रेसेस की साइट पे जाकर के टैक्स पेयर ग्रीवेंस मॉड्यूल पे जाकर के शिकायत भी दर्ज कर सकता है। तो इस EIS और 26 के बारे में ये पूरी जानकारी थी। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अब जैसे आपको पहले ई पोर्टल पे जो लॉगिन करना है उसके बाद में आपको ई फाइल में आना है। ई फाइल में आप करके इनकम टैक्स रिटर्न्स देखना है, उसमें आपको देखेगा व्यू 26 तो जैसे ये करेंगे तो इसमें ये डिस्क्लेमर आएगा कि आपको अदर जो TDS CPC की साइट पे आपको ले जाएगा, तो यहाँ आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपको दूसरी साइट पे ये डायरेक्ट कर देगा, और उसके बाद में अब यहाँ ट्रेसेस की साइट पे ले जाएगा। यहाँ तो आपको बॉक्स में एग्री करके आई एग्री टू यूजेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16A जनरेटेड थ्रू ट्रेसेस, और इसको आप प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26 टू व्यू फ्रॉम फॉर्म 26, और दूसरा है
क्लिक ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्री, तो अब आपको टैक्स क्रेडिट फॉर्म करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके असेसमेंट ईयर आएगा। तो असेसमेंट ईयर आप जैसे अभी मैं असेसमेंट ईयर 21-22 है तो उसको जैसे 22-23 से कर रहा हूँ, तो HTML के इसमें व्यू डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं क्या आता है। जैसे असेसमेंट ईयर 21-22 करना था, ये नहीं आएगा, खाली आएगा, तो मैं बता दूँ आपको। अब जैसे ये हो गया, अब इसमें इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूँ कि जैसे ये पूरा आ गया कि जैसे कहाँ से किसने टैक्स काटा है, नेम ऑफ डिडक्टर आ गया और टैक्स 10 ऑफ डिडक्टर आ गया। उसके बाद में अब तक कितना इस असेसमेंट ईयर का जो टैक्स कटा है वो आपको बता देगा। जैसे ये 33,000 टैक्स कटा है। अब इसमें किस किस मद में क्या क्या कटा है, तो इसमें जैसे ये सेक्शन है नया 192 में सारे जो टैक्स है सारे इस एक ही सेक्शन में शो हो रहे हैं और ट्रांजेक्शन डेट अलग अलग, यानी जैसे अप्रैल की क्वार्टरली है, जून की है और ये दिसंबर है। अब इन 3 क्वार्टरली में ये टैक्स भरा हुआ है। जैसे ये डेट ऑफ बुकिंग है जनवरी 14 जनवरी को 3 महीने का साथ में हुआ है, फिर अक्टूबर में 3 महीने का साथ में हुआ और जुलाई 21 में 3 महीने का साथ में होने 3 क्वार्टरली अपलोड है, चौथी क्वार्टरली अभी अपलोड नहीं हुई है। अब कितना कितना टैक्स अमाउंट जो क्रेडिटेड या पेड है वो कितना है और टैक्स डिडक्टेड कितना है, तो ये टैक्स जैसे इतना कटा है। अब जैसे ये पूरा आ गया तो इसमें क्वार्टरली जैसे 14 जनवरी को अपडेट हुई तो इसमें जो टैक्स है ये लगभग 33,000 टैक्स ये बन रहा है। तो ये पूरा विवरण आ गया। ये तो है 26 ES। इसमें इसके अलावा इसमें और भी कुछ जो कॉलम है जो अभी खाली आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सैलरी के अलावा और कोई मेरे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इससे नो ट्रांजेक्शन परसेंट। और जैसे ग्रॉस टोटल है, डिडक्टर है या और कोई है, ये सब भी खाली आ रहे हैं और ये पूरा खाली है। इसमें कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टर्म्स काम में आ रहे हैं। जैसे अब जैसे यहाँ आगे इसमें नीचे और आएंगे तो इसमें जैसे सेक्शन मैंने कहा था 192 ही शो हो रहा है, तो 192 सेक्शन किससे संबंधित है, तो 192 सेक्शन है वो सैलरी से संबंधित है, यानी मेरी जो भी इनकम है वो सारी सैलरी से है, तो ये इसमें आ जाएगा। अगर मान लो 192A किसी के लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब TDS ऑन PF विड्रॉल, और 193 है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, या इस तरह से जो भी अगर आपके सेक्शन आ रहे हैं उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो था 26 ES जो फॉर्म है। अब मैं GIS के बारे में आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ GIS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे सर्विसेज में जाना है आपको, या AIS, सॉरी, जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है AIS है, तो आपको सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद में आपको सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये भी प्रोसीड मांगेगा, यहाँ प्रोसीड करते ही आपको ये दूसरी साइड पर ले जाएगा और फिर आगे देखते हैं इसमें कैसे होता है। अब इसमें जैसे AIS पोर्टल पे जाएगा, यहाँ आपको AIS के जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए हैं। तो अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे क्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, सबमिट फीडबैक है, ये सारा है, अपलोड ये है। अब यहाँ आपके इन्फॉर्मेशन के पास में AIS का जो ऑप्शन है यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रोसेस बता देगा। अब जैसे ये आगे हो गया, अब यहाँ टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो TIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, ये आप यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। अब जैसे इसमें आगे फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष है वो 21-22 है और असेसमेंट ईयर 22-23 हो गया। अब इसमें ये पैन नंबर आ गया, नाम भी आ गया। अब इसमें एनुअल स्टेटमेंट, यहाँ 2 ऑप्शन है, एक तो है अपलोड का ऑप्शन है, AIS फीडबैक अपलोड करना चाहते हैं, तो एक है डाउनलोड का ऑप्शन। तो अब जैसे मैं यहाँ सबसे पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है TIS, उसको डाउनलोड करूँगा। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन में आ जाएगा और PDF है। एक बात ये ध्यान रखना कि जो PDF है उसका पासवर्ड क्या होगा, तो उसका पासवर्ड होगा पैन नंबर आपका जो भी है और डेट ऑफ बर्थ पूरी, यानी आपको स्मॉल लेटर में पैन नंबर लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे मैं इसको एक डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ कि ये TIS या जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है कैसे डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो मैं आपको पासवर्ड आपको यहाँ सबसे पहले तो पैन कार्ड नंबर अपने लिखने हैं, उसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में क्लिक करेंगे, जैसे ये पूरा भर दिया, क्लिक सबमिट करेंगे। अब इसमें सही नहीं आ रहा तो मैं दोबारा इसको ट्राई कर रहा हूँ। स्मॉल लेटर में आपको रखना है। पहले आपको पैन कार्ड नंबर भरना है, उसके बाद में आपको अपनी पूरी जन्म तारीख है वो आपको भरनी है। जैसे ये सबमिट हो गया,
अब ये जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो अब जैसे ये इसमें आपके पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, आधार नंबर जो लिंक आ जाएगा, मैंने कहा था क्या क्या डिटेल है कि तो वो सारी आ जाएगी, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी भी आ जाएगी। उसके बाद में ये जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन कैटेगरी है सैलरी, तो जैसे मैं सैलरी पर्सन हूँ तो मैं सिर्फ सैलरी का ही बताएगा, और कोई मेरे कहीं भी शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी के होगा तो वो और भी बताएगा। जैसे प्रोसेस्ड वैल्यू ये है और डायरेक्ट वैल्यू ये है, दोनों सेम ही है। इसके अलावा मेरे सारा जो आगे वाला नेक्स्ट है वो, अब इसमें एक बार और देख लीजिए, जैसे ये टीएस है, इसमें पार्ट है टीडीएस टीसीएस, और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में सैलरी रिसीव्ड, यानी सैलरी से ही सेक्शन 192 के अंतर्गत ही, जैसे मैंने आपको बताया एलसीबी इसमें ये टैक्स जमा है। अब कौन इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन, यानी कौन जमा करा, तो ये डिडक्टर का नाम और उसका पैन कार्ड नंबर आ गया, टैन नंबर आ गया। इसके अलावा अमाउंट है, वो अमाउंट पेड और क्रेडिटेड है, और रिपोर्टेड वैल्यू ये है, और प्रोसेस वैल्यू ये है, और डिराइव्ड वैल्यू ये है, सब तीनों सेम ही है। इस तरह से ये मैंने EIS निकाल के आपको बता दिया। तो इनकम टैक्स से संबंधित या जो भी पैन कार्ड से संबंधित, या आप ITR कैसे ऑनलाइन भरेंगे इसके संबंध में अगर आप चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष है, जैसे यहाँ इसमें अब इसमें टैक्स कैसे भरेंगे, तो इसमें आपको ITR जो रिटर्न है उसमें असेसमेंट ईयर है 22-23, असेसमेंट जो करंट असेसमेंट ईयर 22-23 का कैसे भरेंगे का पूरा प्रोसेस मैं एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं विगत 6-7 साल से ITR ऑनलाइन भर रहा हूँ और आज तक किसी कोई समस्या नहीं हुई है। मैं अगली वीडियो में ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, और इस बारे में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।